हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल माइंड गेनर में। मैं आपका होस्ट अतुल सर आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 10th का त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, त्रिकोणमिति है आखिर क्या और ये हमें कहाँ तक इस्तेमाल होगा। यदि सिलेबस के अनुसार देखें तो ये आपको 10th से शुरू होता है, 11th, 12th और ग्रेजुएशन तक चलता है यदि आप साइंस या कॉमर्स लेते हो तो। ठीक है, और यदि हम इसका डेली यूज यानी कि दैनिक जीवन में प्रयोग देखें तो दैनिक जीवन में इसका प्रयोग विभिन्न तरह से होता है, आप खुद समझ सकते हो। जैसे मान लेते हैं कि कोई यहाँ पे मीनार है, इसके बीच में नदी है और यहाँ से हमें एक टीवी केबल यानी कि कोई भी केबल मान लिया जाए, हम इसे करंट देने के लिए या कोई रस्सी बांध रहे हैं यहाँ पे, तो ये बांधना है और यहाँ पे एक लाइट जलानी है। क्या जलानी है? लाइट या स्पीकर लगाना है। ठीक है, अब ये बीच में नदी है, हम इस चीज़ को तो माप सकते हैं क्योंकि ये बिल्डिंग है, ऊपर जाके नीचे हमने टेप लगा दिया जिससे पता लग जाएगा कि हाँ ये कितना लंबा है। लेकिन नदी की चौड़ाई और इस चीज़ की लंबाई हम नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी मुश्किलों वाला काम है। ठीक है, तो इसे किस प्रकार से मापा जाएगा? तो सिंपल सा फॉर्मेट है, एक यहाँ पर हम लेजर लाइट रखेंगे जो कि एक निश्चित कोण पे हो, एक निश्चित कोण पे हो। निश्चित कोण यानी कि 30 डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। हमने 60 डिग्री हमने उसे मापा, हम माप सकते हैं ना। यदि हम यहाँ से लाइट जला रहे हैं, ये जमीन है, तो हम इस चीज़ को माप सकते हैं कि कितने एंगल का है, वो कितने डिग्री का कोण है। तो यहाँ पे हमने इस चीज़ को मापा। अब इसकी लंबाई हमें दी हुई है सपोज 5। अब हम इन दोनों की मदद से इसकी लंबाई को आसानी से निकाल सकते हैं और इसकी लंबाई को भी आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन आप बोलोगे कि इसके लिए पाइथागोरस प्रमेय तो है, पाइथागोरस प्रमेय है, लेकिन उसके लिए हमें 2 भुजाओं की जरूरत पड़ती है जबकि यहाँ पे एक ही भुजा है। तो दूसरी ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमारी मदद करेगा? तो सिंपल है, वो दूसरी चीज़ होगी हमारा एक कोण जो कि 60 डिग्री का है, वो हमारी मदद करेगा इसकी ऊंचाई निकालने के लिए। एक दूसरा एग्जांपल, आप पतंग उड़ा रहे हो, पतंग के धागे में 1-1 मीटर पे आपने एक टेप चिपका रखा है जिससे आपको पता हो कि वो कितना मीटर धागा गया। तो आपको धागे की लंबाई पता है, लेकिन वो पतंग कितनी ऊंचाई पे है उस चीज़ को हम कैसे मापेंगे? तो सिंपल है, धागे को ज़मीन से बांध देंगे और उसके बीच का कोण हम देख लेंगे कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है, तो उसके अनुसार और धागे की लंबाई दी हुई है, तो बाकी का ये चीज़ और ये चीज़ हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे वो हम इस चैप्टर के एंड में बताएंगे। ठीक है, इसके दूसरे सेक्शन में। पहले हम इसका बेसिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी लंबाई निकाल। अब एक चीज़ और मैं बता दूं, इन सब केस में हमेशा ये जो ऊंचाई होता है, किसी भी चीज़ की ऊंचाई हमेशा 90 डिग्री पे होता है। इस चीज़ को हमेशा याद रखना है। ठीक है, ये हमेशा याद रखना है। हो सकता है आगे बताने में मैं भूल जाऊं। ठीक है, अब डायरेक्ट मैं त्रिकोणमिति शुरू करता हूं कि हाँ उसका मतलब क्या है या उसका यूज क्या है। सबसे पहले तो त्रिकोणमिति का मैं परिचय देना चाहूँगा। त्रिकोणमिति का मतलब क्या है? त्रिकोणमिति का मतलब होता है सबसे पहले ट्रिगोनोन, है ना। ट्रिगोनोन का मतलब होता है ट्रायंगल। ये एक ग्रीक भाषा है, ये एक ग्रीक भाषा है जिसके बेस पे इसका नाम ट्रिगोनोमेट्री रखा गया। ज़्यादातर जो चीज़ों का नाम होता है साइंस या मैथ में ग्रीक लैटिन भाषा से ही लिया जाता है। तो ये त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोन का मतलब होता है ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज, और मेट्रॉन का मतलब होता है मीजर यानी कि माप। यदि त्रिभुज में किसी चीज़ की माप हमें करनी हो, चाहे वो कोण हो या भुजा हो, उसके लिए हमें त्रिकोणमिति की मदद लेनी पड़ती है। हिंदी शब्द के अनुसार यदि जाए तो त्रि का मतलब होता है 3, कोण का मतलब होता है कोण और मिति का मतलब होता है माप। ये बन गया त्रिकोणमिति। तो ये सिंपल सा चीज़ है, आप समझ सकते हो, बेसिक, ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है नाम से। अब हम बात करते हैं त्रिकोणमिति का यूज किस चीज़ में होता है। हमारे पास तो बहुत सारे ट्रायंगल है ना, बहुत सारे त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज है, न्यून कोण त्रिभुज है, और भी बहुत सारे समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, बहुत सारे त्रिभुज है। तो क्या सभी में इस त्रिकोणमिति का इस्तेमाल होता है? नहीं बाबू, इसके लिए सिर्फ एक त्रिभुज है हमारे सामने जो क्लास 10th में है, वो है समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है,
राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज के बारे में आप सभी लोग वाकिफ होंगे, आप सभी को थोड़ा बहुत पता होगा। आप देख रहे हो ये एक समकोण त्रिभुज बना हुआ है। समकोण त्रिभुज की पहचान क्या है मैं आपको बता दूं, न्यूनतम या अधिकतम एक कोण 90 डिग्री का हो। ये हमने इतना डिटेल में क्यों बताया, न्यूनतम या अधिकतम? आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री कितना होता है, 180 डिग्री। और यदि इसमें दो कोण 90 डिग्री का हो जाए, सपोज यहाँ पे हमने एक कोण 90 डिग्री का बना लिया, ठीक है, और एक दूसरा कोण 90 डिग्री का बना लिया, क्या ये त्रिभुज बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग ही 180 डिग्री होता है। 2 90 बन जाएगा तो तीसरा क्या जाएगा, 0, लड्डू नहीं, ठीक है। यानी कि इसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। इसकी भुजाओं के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। अब बाकी जो दो कोण होता है वो न्यून कोण होगा, यानी कि 90 डिग्री से छोटा होगा, कभी 90 डिग्री से बड़ा नहीं हो सकता। तो ये पहला जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है उसे कर्ण कहते हैं, क्योंकि बड़े कोण के सामने की भुजा साइड क्या होती है, बड़ी होती है। तो ये लंबी होती है सबसे इन तीनों भुजाओं में से, और उसे हम कहते हैं कर्ण यानी कि हाइपोटेन्स, ठीक है। बाकी जो 90 डिग्री बनाने वाली दो भुजा है, इसमें एक को हम बोलते हैं लंब और एक को बोलते हैं हम आधार, यानी कि एक को परपेंडिकुलर और एक को बेस बोलते हैं। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ये इसको भी आप बेस बोल सकते हो, इसे भी आप परपेंडिकुलर बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन होते हैं जो आगे हम पढ़ेंगे कि किस कंडीशन पे ये फिक्स हो जाता है कि ये बेस है या ये बेस है। और नहीं तो यदि वो कंडीशन नहीं है तो आप किसी को भी बेस मान सकते हो और किसी को भी परपेंडिकुलर मान सकते हो, यानी कि किसी को भी आधार मान सकते हो और किसी को भी लंब मान सकते हो, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। तो ये हमारी बात आई समकोण त्रिभुज की। कर्ण को हम H से लिखेंगे आगे, बेस को हम B से लिखेंगे और लंब यानी कि परपेंडिकुलर को हम P से लिखेंगे। ये अब बात आपको याद रखनी है। तो इसके तीनों भुजाओं में से यदि दो भुजा दिया हुआ है, एक तीसरी भुजा निकालना है, कोई भी दो भुजा दिया हुआ है, तीसरी भुजा निकालना है। तो उसके लिए हम पाइथागोरस प्रमेय यानी कि पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। उसके अनुसार सबसे बड़ी भुजा का वर्ग यानी कि स्क्वायर बाकी के दोनों भुजाओं के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, यानी कि योग के बराबर होता है। सबसे बड़ी भुजा कर्ण का स्क्वायर बराबर छोटी भुजा लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। ये आप पहले भी पढ़ चुके हो, कोई बात नहीं, आपने इसे देख लिया, अच्छी बात है। दूसरा चीज जो हमारे पास आता है इस चैप्टर में, जो बेसिक जो आता है वो है हमारा कोण यानी कि एंगल, ठीक है। कोण किस तरह का होता है, कितने प्रकार का होता है, आप सभी को पता है कोण कितने प्रकार का होता है। न्यून कोण, अधिक कोण, उसके बाद प्रतिवर्ती कोण, ऋजु कोण और ना जाने अला बला 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 बला, ठीक है। लेकिन जो हम त्रिकोणमिति में पढ़ने वाले हैं वो दो तरह का कोण होगा जो आपने शायद नहीं पढ़ा होगा। पहला धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक। तो थोड़ा सा कोण के बारे में बोल दें, ये कोण किसे कहते हैं। एक सीधी सी लाइन है, आपको दिख रही होगी, एक सीधी सी लाइन है। ये लाइन अपनी पहली स्थिति में है, दूसरी स्थिति ये मूव करती है, मतलब यहाँ से ये जो लाइन है ये ऐसे मूव करती है या ये ऐसे मूव करती है। तो सपोज ऊपर की तरफ ये मूव करती है, तो ये जो इन दोनों के बीच में झुकाव होता है उसे हम कोण कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। या नीचे की तरफ यदि मूव करती है तो ये जो झुकाव बनता है इसे हम कोण कहते हैं, ठीक है। इन दोनों को कोण बोलते हैं। ये शायद ये ऐसे टर्न लेके भी यहाँ आ सकता है, तो यदि टर्न लेके यहाँ पे आएगा तो ये पूरा कोण हो जाएगा, समझ गए ना। यदि ये इधर से टर्न ले रहा है और एक इधर से टर्न ले रहा है, तो इसके बेस पे इधर से टर्न ले रहा है या इधर से टर्न ले रहा है, कोण को दो भागों में बांटा गया। पहले को बोलते हैं धनात्मक, दूसरे को ऋणात्मक, यानी कि पॉजिटिव और निगेटिव। तो ये जो पॉजिटिव है, यदि ऊपर की तरफ मूव करके लाइन बन रहा हो, ऊपर की तरफ, ठीक है, तो उसे हम पॉजिटिव लाइन कहते हैं। और यदि नीचे की तरफ मूव करके बन रहा कोई कोण, उसे हम निगेटिव एंगल कहते हैं, यानी कि ऋणात्मक कोण कहते हैं। ये ऋणात्मक कोण माइनस में होगा और धनात्मक कोण प्लस में होगा। इस चीज को हमेशा याद रखना है। और इस चीज को भी याद रखना है कि ये जो पूरा एक बना लेता है सर्कल, यानी कि ये लाइन एक बार घूम के दोबारा इसी लाइन पे आ जाए तो वो 360 डिग्री का होता है। और यदि कोई लाइन मूव ही ना करे,
मतलब कि यहाँ से घिसके ही नहीं, पहली भी स्थिति ऐसी हो और लास्ट की भी स्थिति ऐसी हो, तो वो कोण होता है 0 डिग्री का। हमेशा याद रखना है इस बात को, ठीक है। तो हमने सीख लिया कि धनात्मक किसे कहते हैं और ऋणात्मक कोण किसे कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि कोण को किस किस चीज में मापा जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और चलिए शुरू करते हैं कोणों की माप। किस किस चीज़ में मापा जाता है कोणों को। सबसे पहला तो डिग्री, आप सभी वाकिफ होंगे, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, ठीक है, ये डिग्री होता है। लेकिन यदि 1 डिग्री से भी कम कोण हो, उसने काफ़ी कम ये मूव किया हो, इतना कम कि 1 डिग्री से भी कम हो, तो उसे किस चीज़ में मापेंगे? तो उसे हम मापते हैं मिनट में। क्या मापते हैं? मिनट में। यानी 1 डिग्री बराबर है ना 60 मिनट। 1 डिग्री बराबर क्या होता है? 60 मिनट। यानी कि इसको यदि हम लिखें तो 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। मिनट एक छोटी सी लाइन हम देते हैं ऊपर, उसे मिनट कहते हैं, जबकि डिग्री के लिए एक गोल छोटा सा देते हैं, एक बिंदु देते हैं, उसे हम डिग्री कहते हैं। उसी प्रकार से सेकंड, यदि 1 मिनट से भी कम हो कोण, तो उसे किस चीज़ में मापते हैं? तो उसे हम सेकंड में मापते हैं। और 1 मिनट बराबर, 1 मिनट क्या है ये? 1 मिनट, इसे ऐसे लिखा जाए, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। आप सभी को टाइम के बारे में भी पता है, तो उसकी तरह से आप इसको याद कर सकते हो। यानी 1 मिनट ऊपर लाइन है बराबर 60 सेकेंड। सेकेंड में हम डबल लाइन देते हैं, सेकेंड में यहाँ पे डबल लाइन है। शायद आपको रेजुलेशन की वजह से ये साफ दिखाई ना दे, ये डबल लाइन है। यानी कि 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। यानी कहने का मतलब है 1 डिग्री बराबर 60 मिनट बराबर 3600 सेकेंड। इस चीज को हमें याद रखना है। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। कोणों की माप किस किस चीज में मापा जाता है कोणों को? सबसे पहला तो डिग्री, आप सभी वाकिफ होंगे, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, ठीक है, ये डिग्री होता है। लेकिन यदि 1 डिग्री से भी कम कोण हो, उसने काफ़ी कम ये मूव किया हो, इतना कम कि 1 डिग्री से भी कम हो, तो उसे किस चीज़ में मापेंगे? तो उसे हम मापते हैं मिनट में। क्या मापते हैं? मिनट में। यानी 1 डिग्री बराबर है ना 60 मिनट। 1 डिग्री बराबर क्या होता है? 60 मिनट। यानी कि इसको यदि हम लिखें तो 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। मिनट एक छोटी सी लाइन हम देते हैं ऊपर, उसे मिनट कहते हैं, जबकि डिग्री के लिए एक गोल छोटा सा देते हैं, एक बिंदु देते हैं, उसे हम डिग्री कहते हैं। उसी प्रकार से सेकंड, यदि 1 मिनट से भी कम हो कोण, तो उसे किस चीज़ में मापते हैं? तो उसे हम सेकंड में मापते हैं। और 1 मिनट बराबर, 1 मिनट क्या है ये? 1 मिनट, इसे ऐसे लिखा जाए, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। आप सभी को टाइम के बारे में भी पता है, तो उसकी तरह से आप इसको याद कर सकते हो। यानी 1 मिनट ऊपर लाइन है बराबर 60 सेकेंड। सेकेंड में हम डबल लाइन देते हैं, सेकेंड में यहाँ पे डबल लाइन है। शायद आपको रेजुलेशन की वजह से ये साफ दिखाई ना दे, ये डबल लाइन है। यानी कि 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। यानी कहने का मतलब है 1 डिग्री बराबर 60 मिनट बराबर 3600 सेकेंड। इस चीज को हमें याद रखना है। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। अब जो हम देखने वाले हैं वो है हमारे सामने रेडियन, जिसका नाम काफ़ी कम आता है। रेडियन क्या होता है? ये भी एक तरह की माप है कोण की। किसकी माप है? कोण की माप। लेकिन ये डिग्री से थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा अलग है। आप एक सर्कल लेते हो, ठीक है,
एक आपने सर्कल लिया और यहाँ से आपने 2 रेडियस खींचा, इस तरह का रेडियस खींचा कि ये हमारे सामने R है, ये भी R है, और ये यदि इसकी लंबाई मापी जाए तो ये भी R है। यानी कि ये जो आर्क है वो इसके इक्वल है, इसके क्या है, इक्वल है, रेडियस यानी कि त्रिज्या के इक्वल है। यदि इस तरीके का कंडीशन आता हो तो ये जो हमारे सामने कोण बनता है, इस कोण को हम 1 रेडियन कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 रेडियन, यानी कि 1 रेडियन। ठीक है, कौन सा कंडीशन? यदि ये आर्क है यानी कि जो चाप है वो इस त्रिज्या के बराबर, रेडियस के इक्वल हो, बराबर हो, तो ये जो कोण बनता है उसे 1 रेडियन कहते हैं। यानी इस तरीके का चाप जितना होगा इसमें उतना रेडियन पूरा का पूरा कोण होगा। मान लेते हैं 2 चाप है तो ये पूरा 2 रेडियन हो गया यहाँ से यहाँ। यदि 3 चाप है यानी कि ये भी R है, ये भी R है, 1 रेडियन बराबर 1 रेडियस, ये 1 चाप यानी कि 1 रेडियस के बराबर 1 चाप 1 रेडियन के बराबर होता है। 2 रेडियस के बराबर 1 चाप यानी कि 2 रेडियन, 3 रेडियस के बराबर 1 चाप तो वो 3 रेडियन होगा। तो इस प्रकार से यदि हम पूरे सर्कल में देखें तो कितने R होते हैं, यानी कि यहाँ से लेके दोबारा यहाँ तक कितने R होते हैं। ये क्या है? ये वृत्त का सरकमफ्रेंस है, यानी कि इसकी त्रिज्या है, सॉरी इसकी परिधि है। ये क्या है? परिधि। और इस परिधि में ऐसे ऐसे कितने R आएंगे वो कैसे निकाला जा सकता है? तो वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है? वृत्त की परिधि यानी कि सरकमफ्रेंस बराबर 2 पाई R। 2 पाई R का मतलब है कितने R आ रहे हैं यहाँ परिधि में? 2 पाई। कितने R आ रहे हैं? 2 पाई। 2 पाई का मतलब है 2 × 3.14 यानी कि 28। इतने R आ रहे हैं इसमें। क्वांटिटी है ये, नंबर ऑफ आर्क है ना, यानी कि चाप की संख्या, चाप की संख्या बराबर 6.28 है ना, इतने R है ना। यानी कि 6, 1 2 3 4 5 और ये 6, 1 2 3 4 5 और ये 6, और ये जो हिस्सा है ये 0.28 है। ये क्या है? 0.28, यानी कि 6.28। यानी 1 रेडियस बराबर 1 रेडियन। 1 रेडियस चाप जो है, 1 रेडियस है ना, बराबर 1 रेडियन। तो 2 पाई यदि रेडियस हो तो 2 पाई रेडियंस। ठीक है, यानी कि पूरा जो सर्कल पे ये जो कोण बनता है वो 2 पाई रेडियन होगा। यानी कि पूरे सर्कल में यानी कि वृत्त पर बने कोणों का योग बराबर 2 पाई रेडियन। 2 पाई रेडियन। ठीक है, 2 पाई रेडियस जितना होगा उतना रेडियन होगा, तो 2 पाई रेडियस है तो 2 पाई रेडियन हो गया ये हमारा। यानी कि वृत्त पर टोटल कोण कितने बनते हैं बाबू? आपको पता है डिग्री में कितना कोण होता है? 360। 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन 360 डिग्री। ठीक है, यदि हम इसे 2 से हम यदि इसे भाग दे देते हैं तो इसे आप डिवाइड करोगे 2 से तो ये 2 कट जाएगा, पाई रेडियन बराबर, इसे भी 2 से भाग करना होगा 180 डिग्री। यदि इसे और 2 से भाग देते हैं यानी कि π/2 रेडियन बराबर 180 में यानी कि 90 डिग्री। 90 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होता है? π/2 रेडियन के बराबर। 180 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होता है? पाई रेडियन के बराबर। और 360 डिग्री कितने के बराबर होता है? 2 पाई रेडियन के बराबर। समझ गए? तो ये रेडियन को हमने अलग अलग रूपों में क्या किया है? बदला है। तो 1 रेडियन का मान डिग्री में क्या होगा उस चीज को देखते हैं। तो आप किसी को भी आप उठा लो, पाई रेडियन ही उठा लो। रेडियन बराबर क्या होगा? 180/पाई।
यानी कि रेडियन बराबर एक रेडियन बराबर 180 और बट्टे पाई, 180 बट्टे पाई, यानी बराबर 180 बट्टे पाई का मान 3.14 हम लेते हैं और 57.2958 डिग्री, यानी एक रेडियन बराबर इतना डिग्री। ये है हमारे पास, डिग्री में हमने इसको कन्वर्ट किया। अब बात आती है रेडियन को लिखते कैसे। रेडियन लिखा जाता है बाबू 1 रेडियन सी से, ठीक है, यानी कि 1 रेडियन बराबर 180 बट्टे पाई, यानी 57.2958 डिग्री, ठीक है, ये हमारे पास है। दूसरा हमने निकाला 180 बराबर पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन बराबर 360 डिग्री और पाई बट्टे 2 रेडियन बराबर 90 डिग्री। ये सभी चीज़ों को आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना, यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, पाई इधर चला जाएगा गुना हो जाएगा, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। ये भी एक तरह की वैल्यू है हमारे पास। तो उम्मीद है कि रेडियन आप समझ लिए होंगे। जस्ट इसके बाद त्रिकोणमिति शुरू होगा, क्योंकि ये बेसिक है जो कि त्रिकोणमिति के अंदर आने वाला है, और अभी हम त्रिकोणमिति से रिलेटेड कुछ फॉर्मूला देखेंगे।